जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पे पॉलिटी के इस सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि संविधान को सरल और आसान भाषा में समझ सकें, ताकि आप किसी और को भी आसानी से समझा सकें या फिर एग्जाम में आपको आसानी से याद आ जाए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 3 तक देख लिया था। आज हम लोग संविधान के भाग 4 को शुरू करेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। इसका भी अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का अधिकार जो कि सरकार के इच्छा पर निर्भर करती है। अगर सरकार के पास संसाधन है तो वह यह अधिकार को देती है, और अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो वह इसे नहीं भी दे सकती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, संविधान निर्माण के समय हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने 2 प्रकार के मूल अधिकार की बात कही थी। एक पहला जो देश आज़ाद होते ही दी जाए, और एक दूसरा अधिकार जो देश आज़ादी होने के बाद जैसे जैसे राज्यों को संसाधन होते जाएंगे तब उसे दी जाएगी। इनकी बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने मान ली, और जो इनकी पहला जो अधिकार था उसे मूल अधिकार नाम दिया गया, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोगों ने पढ़ा, और एक दूसरा जिसे नीति निर्देशक तत्व नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याण की बात कही गई है, जैसे वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए अतिरिक्त सहायता, शराब पे प्रतिबंध, ये सब बातें कही गई थी। तो अगर उस समय इसे मौलिक अधिकार में रख दिया जाता तो यह नेसेसरी हो जाता देना यह अधिकार, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, और यह रखकर यह कह दिया गया कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, उसे कोई छीनना तो दूर, अगर कोई कमी भी करता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसी के विपरीत नीति निर्देशक तत्व में भी बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए और मिलते भी हैं, लेकिन अगर ना मिले तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसी को देखते हुए KT शाह ने भाग 4 के बारे में कहा कि भाग 4 बैंक के उस चेक की तरह है जिसमें बैंक अपने मर्जी से पैसा देता है। भाग 4 में इतनी अच्छी बात कही गई है कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाग 4 पूरी तरह से लागू होने पर लोक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की समाज में स्थापना होगी। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए अब जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है, जिसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जगह दी गई है। आइए इसे एक एक करके आसानी से समझते हैं। आज का पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं यह हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कोई भी संस्था हो, सरकारी हो या प्राइवेट, जो अपनी खुद की कर्मचारी रखता है और उनकी खुद की वेतन देता है, उसे पॉलिटी के टर्म में राज्य कहते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बिजली विभाग, ये सारे के सारे अपने आप में राज्य हैं। देखिए, पूरे संविधान में राज्य की परिभाषा 2 जगह है। एक अनुच्छेद 12 में जो मूल अधिकार शुरू होते ही हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य इन सब अधिकारों को छीनेगी नहीं, और एक अनुच्छेद 36 में जो नीति निर्देशक तत्व के शुरुआत में है, इसमें कहा गया है कि राज्य इन सब अधिकारों को देगी, यह राज्य का कर्तव्य है। अगला है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय और वाद योग्य नहीं है। यानी जो ये सब हमें अधिकार मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, और यह वाद्य योग्य भी नहीं है, हम इस पर केस मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले ही कह दिया गया है। अनुच्छेद 36 में कहा कि राज्य आपको इन सब अधिकारों को देगी, और 37 में कहा है कि अगर नहीं देती है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आपको 36 और 37 को साथ साथ याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगी। यानी समाज में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए एक्स्ट्रा छूट जैसे आरक्षण की व्यवस्था करेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम पैसों में
अनाज, तेल ये सब उपलब्ध कराएगी। ये राज्य का दायित्व है। अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर एक ही कार्य को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं तो दोनों को उस कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसी में अनुच्छेद 39 का क जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 के क में है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। सभी को समान न्याय देना है और फ्री में कानूनी सहायता देना है। आप जहाँ कहीं भी ए, बी, क, ख ये सब देखें तो आप समझ जाए कि ये सभी के सभी बाद में जोड़े गए हैं। जैसे 39 के क को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 38, 39 और 39 का क, इन तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन, यानी प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। अनुच्छेद 40 पे गांधी जी और अंबेडकर जी में बहुत लंबी बहस चली थी। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत हो और अंबेडकर जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत न हो। इसीलिए इसे नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया और कहा गया कि जो राज्य इसे चाहेगी, जिसे लगेगा कि उसे लागू करना चाहिए वो इसे लागू करेगी, और जिसे लगेगा कि नहीं करना चाहिए वो इसे नहीं करेगी। तो इसी के तहत राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। अगला है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, 42 और 43 को आपको एक साथ याद रखना है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार और सरकारी सहायता, जैसे असहाय लोगों के लिए काम, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए अतिरिक्त सहायता, ये सारी बातें अनुच्छेद 41 में कही गई है। अगला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है न्याय संगत काम, मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रबंध है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत वाला काम कर रहा हो और अगर वह बीमार हो गया तब उसके लिए आसान काम उपलब्ध करवाना ताकि उसकी गतिविधि चल सके। इसी में है प्रस्तुति सहायता का प्रबंध। प्रस्तुति सहायता के अंतर्गत सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश देती है, जिसकी सैलरी नहीं काटी जाती है। इसी में पिता के लिए भी 15 दिनों की अवकाश मिलती है, उनकी भी सैलरी नहीं काटी जाती है। ध्यान रखिए, सरकार जो है यह योजना केवल 2 बच्चों के लिए देती है। अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं आपके तो उसके लिए यह योजना नहीं मिल पाएगी। अगला है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में है कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। जो मजदूर होंगे उनको इतना पैसा जरूर दे ताकि वो अपना निर्वहन कर सके। इसी में अनुच्छेद 43 का क और ख जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 के क में है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी जब कभी फैक्ट्री में मैनेजमेंट की बात आती है या कोई भी सुधार करने की बात आती है या कुछ भी उसमें चेंज करने की बात आती है तो वहाँ पे मजदूरों की राय अवश्य जाननी चाहिए। यह 43 के क में कहा गया है। अगला है 43 का ख। 43 के ख में है सहकारी समिति कोऑपरेटिव, यानी जब किसी गांव में किसी सरकारी योजना के तहत कोई काम शुरू होती है, जैसे नहर की खुदाई या और कोई भी काम, तब सरकार उस गांव के 10-12 लोगों को एक कमेटी बनाकर उस कार्य को सौंप देती है, जिसका निर्णय सरकार करती है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। इसी को सहकारी समिति कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 41, 42 और 43। अनुच्छेद 41 में था कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में था कि वह काम जो हो न्याय संगत हो और काम करने के लिए मानवोचित दशाएं हो। अनुच्छेद 43 में है कि जो काम जो करने वाले हैं उनको इतना पैसा जरूर दे ताकि वो अपना निर्वहन कर सके। तो आपको अनुच्छेद 41, 42 और 43 इन तीनों को एक साथ याद रखना है। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 43 तक देख लिया है। इसके बचे हुए अनुच्छेद को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है, जिसका सही उत्तर था अनुच्छेद 32। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, इसका क्या सही उत्तर होगा आपको फिर से एक बार कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।